ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके गुड, ओके Yes, गुड। sir. अच्छा, Yes, sir. जो आपके दोस्त हैं ना, उन्हें आप ज़रा कह दें कि अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं इस मीटिंग को, दे हैव टू यूज़ देयर ऑफिशियल ईमेल आईडी। विदाउट हैविंग ऑफिशियल ईमेल आईडी दे कांट ज्वाइन दिस मीटिंग। अच्छा, जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, पावर पॉइंट? Yes, sir. Yes, ओके sir. गुड। Yes, sir. सो जूम में हमारे पास थोड़े से ज़्यादा फंक्शंस थे, इसलिए हम जूम यूज़ किया करते थे। लेकिन आज आई थिंक जो लोग पीटीसीएल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको जूम में इशू आ रहा है। सो वी विल यूज़ दिस मीट टुडे। इंशाल्लाह कमिंग वीक से हम दोबारा फिर जूम पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ लैब नंबर 5। एक्चुअली जो दो न्यूमेरिकल्स या दो एग्जांपल्स रह गए थे थ्योरी के लेक्चर में, वो मैं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह मैं पहले आपको पढ़ाता था, मोबाइल कैमरा में यूज़ करता था, तो मोबाइल कैमरा में इशू आ रहे हैं इसमें कि जो वीडियो में दिखा रहा हूँ वो उसका इमेज शो हो रहा है क्योंकि फ्लिप्ड है, फ्लिप्ड। तो इसलिए वो अभी हम नहीं करवा सकते। तो इंशाल्लाह वो हम फिर कमिंग क्लास में कर लेंगे जब हम जूम पे मीटिंग लेंगे। सो लेट अस डू आवर लैब नंबर 5, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ और जूम में भी अगर हो सकता है तो हो सकता है वो भी आज हम करें। तकरीबन आधे घंटे का काम है, वो भी इतना नहीं है। ओके, सो today we are going to study Fourier analysis of non-sinusoidal waveforms. Uh, Fourier analysis is basically used. Okay. Fourier analysis, अगर आप ये देखेंगे, there are two types in this analysis. Number one is Fourier series, एक है Fourier series, and the second one is Fourier transform. सो फोरियर एनालिसिस में हमारे पास दो टेक्निक्स है, एक है फोरियर सीरीज और एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस कोर्स में हम फोरियर सीरीज पढ़ेंगे। सो सर्किट एनालिसिस 2 में हम फोरियर सीरीज पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप आगे जाके कमिंग सेमेस्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म ये दोनों हम कब यूज करते हैं? जब आपको अगर लेट्स से यू हैव बीन गिवन a function or a signal in time domain. You have a function or signal in time domain, and you want to convert that uh, signal or function into frequency domain. टाइम डोमेन में आपको कोई चीज़ दी गई है और आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, then for that we use Fourier analysis. Either we will use Fourier series or we should use Fourier transform. हम Fourier series कब यूज करेंगे और Fourier transform कब यूज करेंगे? It depends on some conditions. uh, okay. अच्छा, Fourier series कब यूज करेंगे आप? अगर आपको जो फंक्शन दिया गया है, if the given function is periodic, जो आपको फंक्शन दिया गया है अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है, then we should use Fourier series. और अगर जो फंक्शन दिया गया है, if that function is non periodic, if that function is
सॉरी फॉर दिस राइटिंग बिकॉज जूम पे जो हम एनोटेशन करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं अभी जो पेन यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ फ्रॉम पावर पॉइंट और मैं माउस से ये लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आपको देखने में कोई मसला आ रहा हो, लेकिन मैं अब बताते भी जा रहा हूँ इसके साथ. इट इज़ व्हेन फंक्शन इज पीरियोडिक देन व्हाट वी शुड डू, देन वी शुड यूज फोरियर सीरीज. और जो फंक्शन दिया गया है अगर वो फंक्शन नॉन पीरियोडिक है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो फोरियर एनालिसिस में हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है फोरियर सीरीज और एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म. हम फोरियर सीरीज का यूज करेंगे जब फंक्शन पीरियोडिक हो, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कब यूज करेंगे जब फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो. ठीक है. ओके, यहाँ पर इस लैब में हम जो सर्किट डायग्राम यूज करेंगे इट इज हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट. सो यहाँ पर एक एसी सोर्स है. सो एसी सोर्स चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है डिटेल के साथ, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल को अगर आप प्लॉट करें, इफ यू प्लॉट इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, अगर इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल है, if the input signal is sinusoidal, output signal will be half wave rectified version of the input signal. So you can see in output signal there are only positive half cycle. इसको हम साइनोसाइडल कहते हैं, और अब ये साइनोसाइडल नहीं है. जो आउटपुट सिग्नल है इट इज नॉट साइनोसाइडल, इट इज नॉन साइनोसाइडल. It is non-sinusoidal. So this signal is non-sinusoidal, whereas this signal is a sinusoidal signal. It is a sine wave. So sinusoidal है इनपुट पर, आउटपुट पर हमारे पास नॉन साइनोसाइडल वेवफॉर्म. तो हम इस नॉन साइनोसाइडल वेवफॉर्म का फोरियर एनालिसिस करेंगे. इस पे हम फोरियर सीरीज अप्लाई करेंगे. और फोरियर सीरीज हम कब यूज करते हैं? जब सिग्नल पीरियोडिक हो. तो आप ये देख सकते हैं ये जो सिग्नल है, जो आउटपुट सिग्नल है, ये पीरियोडिक भी है, नॉन साइनोसाइडल है लेकिन पीरियोडिक है. इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ. पीरियोडिक फंक्शन हम किस फंक्शन को कहते हैं? फंक्शन इज पीरियोडिक अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो. इफ इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन then that function is called a periodic function. So इसमें आप देख सकते हैं कि it is repeating itself. ये अपने आप को रिपीट कर रहा है. कितने टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है? आफ्टर दिस टाइम. ये जो टाइम है इतने टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है. अच्छा, इस यहाँ पर जो थीटा है, कंसिडर दैट दिस थीटा इज ओमेगा टी. इज ओमेगा टी. Okay, and what is omega? Omega is 2 pi f. 2 pi is constant और ये जो f है it is time, it is frequency, and frequency is inverse of time period. इस time period का क्या है? inverse है. Okay, so ये आपने याद रखना है कि जो थीटा है ये ओमेगा टी है. ठीक है. सो हम फोरियर सीरीज कब अप्लाई करेंगे? जब फंक्शन क्या हो? जब फंक्शन पीरियोडिक हो. और जब फंक्शन पीरियोडिक होगा तो कब पीरियोडिक होगा? फॉर दैट यू हैव टू चेक दिस कंडीशन वेदर इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ और नॉट. इफ इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड periodic function, otherwise it will be non periodic function. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये periodic function है, it is repeating itself after equal interval of time. अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेक करें और इससे आप कैपिटल T टाइम आगे जाएं और वैल्यू चेक करें, तो दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है.
अगर आप इस फंक्शन पर कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट, और इससे आप t आगे जाएं, टाइम एक्सिस पर अगर आप t आगे जाएंगे, देन आपको वही सेम वैल्यू मिलेगी. सो दिस फंक्शन इज रिपीटिंग इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज आल्सो रिपीटिंग इटसेल्फ. सो इस पर भी हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं. ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इस पर भी आप फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं. सो फोरियर सीरीज हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब फंक्शन क्या हो, पीरियोडिक हो. लेट्स से आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और वो पीरियोडिक है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई, ठीक है. Then you can represent this function by a trigonometric series. According to Fourier series आपको क्या बताता है कि अगर एक फंक्शन पीरियोडिक है, having some period, then you can represent that function by a trigonometric series. आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और वो पीरियोडिक है, तो उस पर आप फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं. फोरियर सीरीज अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि पीरियोडिक है कि नहीं है. पीरियोडिक भी होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी है, क्योंकि हम थ्योरी में जब हम फोरियर सीरीज डिटेल के साथ पढ़ेंगे वहाँ पर हम ये चीज़ें डिटेल के साथ देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पीरियोडिक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ 2-3 और कंडीशंस भी है, वो भी आपने देखने हैं. तो पीरियोडिक भी होना चाहिए, ठीक है, और जो 2-3 और कंडीशंस है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो वो बाकी कंडीशंस क्या है वो हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे. ओके. लाइक उसको डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए, या अगर डिसकंटिन्यूस है भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज नहीं होने चाहिए. तो ये कंडीशंस हम डिटेल के साथ देखेंगे. अभी हम सिर्फ सिमुलेशन करना चाहते हैं. सो अब मैं चीज़ों को सिंपल रख रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ पीरियोडिक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. बाकी जो कंडीशंस है वो हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ थ्योरी में पढ़ेंगे. तो अगर फंक्शन पीरियोडिक हो और साथ में वो जो एक्स्ट्रा 2-3 और कंडीशंस है अगर वो भी सेटिस्फाई हो रहे हो, then according to Fourier that function can be represented by a trigonometric series. एक trigonometric series से फिर आप अपने फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं. वो trigonometric series क्या है? वो trigonometric series ये है. तो अगर एक फंक्शन पीरियोडिक है, it is also satisfying some other important conditions, then you can represent that function by this trigonometric series. आप फिर इससे अपने जो फंक्शन है उसको आप इस सीरीज से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, यू हैव टू रिमेंबर इट. इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? देयर आर डिफरेंट टर्म्स. ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड नहीं है, और ये जो है ये हार्मोनिक्स है. ठीक है. इनको हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक्स. इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, थीटा इज ओमेगा टी. सो इन दोनों में फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हैं. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड हार्मोनिक्स. और हार्मोनिक्स सिर्फ एक नहीं है, बल्कि थ्योरेटिकली कितनी हार्मोनिक्स है? 1 से इन्फिनिटी तक. सो थ्योरेटिकली देयर आर इनफाइनाइट हार्मोनिक्स. ठीक है. अच्छा, ये जो कांस्टेंट टर्म है सर्किट एनालिसिस में हम इसको कहते हैं डीसी टर्म. डीसी टर्म कांस्टेंट को हम सर्किट एनालिसिस में डीसी कहते हैं. ठीक है. सो द कांस्टेंट टर्म इन दिस फोरियर सीरीज will be called as DC term. अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह लिखूं, एफ ऑफ थीटा, अगर मैं इस सम को अगर मैं नहीं लिखना चाहता, तो पहले क्या है? पहले है आपके पास डीसी टर्म, देन इसके बाद क्या क्या है? देन ये समेशन है, जिस समेशन में जो फर्स्ट टर्म है उसमें n क्या है? 1 है. सो द फर्स्ट टर्म इज a 1 cos
एन भी 1 है और थीटा क्या है, थीटा इज ओमेगा टी, 1 cos ओमेगा टी इज फर्स्ट टर्म। फिर इसके बाद क्या होगा, समेशन है तो आप एडिशन यूज करेंगे, और जब आप n2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a2 cos 2 omega t। Then the third term is a3। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको दिख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes sir। Yes, Okay. sir. So the third term is a3 cos 3 omega t। ठीक है, अगर आप इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दी जाए तो आपको इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ आ जाए ये साइन टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, d1 sin omega t। The second term will be d2 sin omega t plus b3 sin of 3 omega t, and so on. So you can see there are different terms. Theoretically there are infinite terms। Okay, infinite terms है theoretically। The first term is DC term, और जो बाकी टर्म्स है उसमें आपके पास cos टर्म्स भी है और sin टर्म्स भी है। So we have DC term, cos terms and sin terms। Okay, okay। अच्छा, so we have अच्छा, ये जो है इसको मैंने क्या नाम दिया, इट इज डीसी टर्म। सर्किट एनालिसिस में हम इसको कहेंगे डीसी टर्म। मैथमेटिक्स में फिर आप इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, सर्किट में हम इसको डीसी टर्म कहेंगे। अच्छा, ये जो है दीज टू टर्म्स, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। बाय द वे दिस ओमेगा इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। It's called fundamental frequency। Okay, और ये जो है इस टर्म को हम कहते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट, या हम इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। सो जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। ये नजर नहीं आ रहा आपको, देखो क्या नजर नहीं आ रहा? ये नीचे लिख। अच्छा, ये डीसी टर्म देख रहा है, इसके सामने मैंने लिखा हुआ है डीसी टर्म। जी जी, ये सर टर्म इट दिख इज रहा है कॉल्ड उसके नीचे। फर्स्ट। अच्छा, ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये इसको मैंने नाम दिया है फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर दें। फर्स्ट हार्मोनिक कौन सा है सर जी? ओके, मैं बताता हूँ। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, दिस वन, ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। इट इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। Okay, this term is called
This term is called third harmonic. So Fourier series में you have a DC term and there are infinite harmonics. जो फर्स्ट हार्मोनिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा. थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 ओमेगा. सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक की डबल है. थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक की ट्रिपल है. ओके, सो फ्रीक्वेंसी इस तरह इंक्रीज होती जा रही है. फर्स्ट टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसको हम कहते हैं डीसी टर्म. सेकंड टर्म जो है, जो कि फर्स्ट हार्मोनिक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है. थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है. इज इट क्लियर? Yes, Is sir. it clear? Okay, good. So there are different harmonics. You should remember that there are a number of harmonics. Okay. अच्छा, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, so you can see कि इस Fourier series में we have different terms. We have different terms. Cos theta sin theta है, then cos 2 theta sin 2 theta है, cos 3 theta sin theta है. ये है क्या चीज़, इसमें आप बेसिकली फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रहे हैं. अगर आप यहाँ देखें, you see here, जो cos थीटा है, जो कि रेड कलर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर आप यहाँ से देखें, ये 0 से 2 पाई तक आपके पास एक पीरियड है. सो अगर आप cos थीटा को देखेंगे, यहाँ से अगर आप ये देखेंगे, ये सिर्फ एक ही साइकिल है. 0 से 2 पाई तक सिर्फ एक साइकिल आ रहा है. cos 2 थीटा में क्या है, cos 2 थीटा को अगर आप देखें, दिस इज cos 2 थीटा, दिस ब्लू वन इज cos 2 थीटा. इसमें अगर आप देखें, 0 से 2 पाई तक कितने साइकिल्स है, देयर आर 2 साइकिल्स. cos 3 थीटा में देयर आर 3 साइकिल्स. अगर आप देखें, 0 से 2 पाई तक 3 साइकिल्स है. तो बेसिकली आप इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहे हैं, जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज आप चेंज कर रहे हैं. इसी तरह अगर साइन में आप देखें, द रेड वन is having one cycle in one period, whereas sin 2 theta में आपके पास 2 साइकिल्स हैं और sin 3 theta में 3 साइकिल्स हैं. ठीक है. अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, Fourier सीरीज के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं. लाइक दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप क्या ले रहे हैं, जिसमें आपके पास एक डीसी टर्म है, देन यू हैव सम कॉस टर्म्स एंड साइन टर्म्स. एक और कुछ और भी रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल है Fourier सीरीज के लिए, लाइक जिसमें सिर्फ साइन टर्म्स हो. आप ऐसा Fourier सीरीज भी लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म्स हो. ठीक है, और वो बेसिकली ये हम डिराइव भी करेंगे. यहाँ मैं सिंपल एक थोड़ा सा ये बता देता हूँ, सिंपल आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह आप इस Fourier सीरीज को, जिसमें कॉस टर्म्स भी है, साइन टर्म्स भी है, इनको आप कैसे सिर्फ साइन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एज यू नो दैट इफ यू हैव, लेट्स से आपके पास लेट्स से अगर आप एक टर्म कॉस टर्म ले, एन कॉस एन ओमेगा टी ले, और बी एन साइन एन ओमेगा टी अगर आप ले, according to trigonometry you can represent this sum by only one sine term, जिसमें कांस्टेंट डिफरेंट होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Cn से, Cn साइन ऑफ n ओमेगा टी,
लेकिन यहाँ पर अब आपने एक और भी एंगल डालना है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाई एन से। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री you can replace this sum of cos term and sin term। cos term और sin term का समेशन आप सिर्फ एक ही साइन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका जो कोफिशिएंट है वो Cn है और इसके अंदर एक आर्गुमेंट में एक और एंगल भी है फाई एन। और ये हम प्रूव भी करेंगे, या आप इजीली अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम ये इंशाल्लाह प्रूव करेंगे जब हम थ्योरी में फूरियर सीरीज के साथ पढ़ेंगे। Cn will be it can be proved that Cn is equal to an square plus bn square whole under the root। और ये जो phi n है it is equal to tan inverse it is tangent inverse of an tangent inverse of an divided by bn। okay? So it means कि ये जो फोरियर सीरीज है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, f of omega t, theta is omega t, okay? f of omega t equal to जो a नॉट है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाई c नॉट। a नॉट और c नॉट इक्वल होंगे, c नॉट प्लस समेशन cn, जो कॉस टर्म्स और जो साइन टर्म्स है इनको आप रिप्लेस कर रहे हैं cn, इस टर्म से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ cn साइन ऑफ n ओमेगा t प्लस फाई n। ओके, और ये जो समेशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विल गो अप टू इंफिनिटी। सो फोरियर सीरीज की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है। one representation is this one, जिसमें we have a constant term, cos terms and sine terms। Second representation is this one, in which we have constant term and a number of sine terms only। और एक और third possibility भी है जिसमें we will have constant term and only cos terms। okay? इंशाल्लाह ये हम डिटेल के साथ जब हम थ्योरी में ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह ये हम करते हैं। अच्छा, सो अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि फोरियर सीरीज हम कब यूज करते हैं, जब आपने किसी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हो। और कब हम फोरियर सीरीज यूज करेंगे, जब वो सिग्नल जो आपको दिया गया है अगर वो सिग्नल पीरियोडिक हो तो। अगर पीरियोडिक नहीं है तो फिर हम ये फोरियर सीरीज यूज नहीं कर सकते, फिर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज आपने जो याद रखना है वो ये है कि फोरियर सीरीज की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। one representation is this one, in which we have constant term, a number of cos terms and a number of sine terms। One representation is this one, in which we have a constant term and a number of sine terms। ठीक है, is it clear? Okay। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये ए नॉट हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एन हम कैसे फाइंड करेंगे, बी एन हम कैसे फाइंड करेंगे, या यहाँ पर हम सी नॉट कैसे फाइंड करेंगे, सी एन हम कैसे फाइंड करेंगे, फाई एन हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर दैट देयर आर अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, इनके फॉर्मूलाज है क्योंकि हम डिराइव करेंगे थ्योरी के लेक्चर में। यहाँ पर हम ये कोएफिशिएंट्स, ये जो कांस्टेंट्स है ए सी ए नॉट ए एन बी एन या सी नॉट सी एन, ये हम उन मैथमेटिकल इक्वेशंस डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम यहाँ सिमुलेशन के जरिए डिफाइन करने जा रहे हैं।
हम सिमुलिंक और मैटलैब के जरिए हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हमें उन इक्वेशंस की ज़रूरत अभी नहीं है, ओके। सो वी विल यूज सिमुलिंक टू फाइंड दिस थिंग, ओके। हम यहाँ पर ये फोरियर सीरीज कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म है एंड ओनली साइन टर्म्स है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वी नीड सी एन हमें फाइंड करना है, सी एन में सी नॉट भी आ गया है, और फाई एन हमने फाइंड करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस फोरियर सीरीज, और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। ये चीज़ें आप, ये जो दो क्वांटिटीज है ये आप मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम मैटलैब के जरिए फाइंड करेंगे। Let us do an example। अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करें, इफ यू कंसीडर दिस एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि इस ये जो फंक्शन दिया गया है इसका फूरियर सीरीज फाइंड करें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 2 इज इट्स पीरियड, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप इसका फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप उन मैथमेटिकल इक्वेशंस से फाइंड करें तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, दिस इज द फूरियर सीरीज ऑफ दैट फंक्शन, ओके। यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है, this A is the peak amplitude, okay? जो पाई है कांस्टेंट है, और जो थीटा है इज ओमेगा टी, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इट इज 2 पाई एफ टी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए है ये क्या है, इट इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन। सो जो फूरियर सीरीज है उसमें भी ए अपीयर हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू फूरियर सीरीज, इस ये जो फंक्शन है, ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, यू कैन रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। और इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि इसमें जो डीसी टर्म है वो 0 है, ये सीरीज हमने फाइंड किया है, इसमें डीसी टर्म हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। और सिर्फ आप इसमें देख सकते हैं कि ओनली ऑड टर्म्स है, ऑड हार्मोनिक्स है, okay, 1 theta, 3 theta, 5 theta, 7 theta, so there are only odd harmonics, there are only odd harmonics, so there are only odd harmonics present in this function. तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है इसमें। अब इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एनी क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? सर हार्मोनिक में तो आप साइन और कास दोनों लेते थे, इसमें जस्ट साइन है, या इसको चेंज किया? साइन आ रहा है, सिर्फ साइन आ रहा है, तो इसको भी हार्मोनिक हम कह जी। तो वहाँ पे तो हम साइन और कास को मिला के फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, तो इसको भी हाँ हम बिल्कुल। कह सकते। इसमें मैं अभी मैंने बताया आपको, अगर आप ये सीरीज फाइंड करेंगे द फर्स्ट वन फॉर दैट फंक्शन, उसमें ये ए एन 0 आएंगे, सिर्फ साइन टर्म्स है, और ये ए नॉट भी 0 है, और साइन टर्म्स में भी सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है, ठीक है। इज इट क्लियर? या अगर आप यहाँ से इस फूरियर सीरीज से कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे तो सी नॉट भी 0 आएगा, और सिर्फ साइन है, सो ये फाई एन है, फाई एन भी हर एक टर्म के लिए 0 आएगा, और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, ठीक है। फाइनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी। अच्छा, सो फोरियर ने हमें ये बता दिया कि आप इस फंक्शन को फोरियर सीरीज के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें थ्योरेटिकली, अगर आप यहाँ देखिए ये डॉट डॉट
लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि देयर आर क्रिटिकली देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स इस फॉरियर सीरीज में पॉसिबल है। तो अब आप प्रैक्टिकली कितने टर्म्स लेंगे? थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट टर्म्स है, प्रैक्टिकली कितने टर्म्स लेंगे? इट डिपेंड्स ऑन यू। It depends on you that how much accuracy you want to achieve, how much accuracy you want, आप कितना accurate result चाहते हैं, कितना accurate representation चाहते हैं अपने function की। You have a function and it depends on you how accurately you want to represent it in form of Fourier series. So उस इनको अपने एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने नंबर ऑफ टर्म्स चूज करने। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप यहाँ जाए, अगर आप सिर्फ 4 टर्म्स कंसिडर करें, इफ यू कंसिडर ओनली 4 टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन, ये जो फॉरियर सीरीज है, अगर आप इसके सिर्फ 4 टर्म्स कंसिडर करें, द फर्स्ट 4 वन, देन और उसको अगर आप प्लॉट करेंगे, यू विल गेट दिस फंक्शन। So you can see it's not an accurate representation of the square wave। तो आपको दिया गया फंक्शन है वो इस तरह स्क्वायर वेव है, और आप फॉरियर सीरीज में सिर्फ 4 टर्म्स ले रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। सो इट्स नॉट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्वायर वेव। तो अगर आप एक्यूरेसी ज्यादा करना चाहते हैं, फिर आपने क्या करना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स आपने ज्यादा करनी होगी। इफ यू यूज 6 टर्म्स, अगर आप 6 टर्म्स यूज करें, देन टर्म्स मैंने 2 टर्म्स बढ़ा दिए, देन यू विल गेट दिस फंक्शन। सो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी आपकी बढ़ गई है, बट अगेन इट्स नॉट एन एग्जैक्ट स्क्वायर वेव। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दें, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी और बढ़ा दें, ऐड कर दें, देन यू विल गेट दिस फंक्शन। सो अगेन एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ गई है, लेकिन अगेन इट्स नॉट एन एग्जैक्ट स्क्वायर वेव। ओके, सो अच्छा, मैं जरा मैटलैब में ये जो इक्वेशन है इसको जरा मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ मैटलैब में। आप ये इक्वेशन अगर इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं ले लें, मैं भी इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ताकि फिर मैं जब मैटलैब में लिखूंगा तो इस इक्वेशन को मैं मैटलैब में जरा सिमुलेट करता हूँ, और फिर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 1000 रखता हूँ, 1000 टर्म्स, और देखता हूँ कि वहाँ पर मुझे किस तरह का मिलता है। सो लेट मी ओपन मैटलैब। सो जब तक मैटलैब ओपन होता है, आप अगर ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं, आप ये लिख सकते हैं। सर स्क्रीन से नहीं आ रही जी, स्क्रीन से नहीं सर स्क्रीन विजिबल अभी आई है। नजर आ रही है अब? यस सर, अब आ रही है। ये सर आ रही है। सर ये ए आपने बताया ये क्या है? ये पीक एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीक एम्पलीट्यूड दिया गया है जिस ए, ये जो स्क्वायर वेव है ना, इसका नेगेटिव साइड पर पीक वैल्यू क्या है? माइनस है, और पॉजिटिव साइड पर पीक वैल्यू क्या है? प्लस है। ओके, जी सर जी। ये अटेंडेंस कब तक हो जाए? ओके। सो मैटलैब जब तक ओपन होता है, अटेंडेंस का लिस्ट जी सर तब तक अटेंडेंस का लिंक है। सर अटेंडेंस का लिंक शेयर करें।
ओके। वैसे आप जो बाकी टीचर्स हैं वो कौन सा यूज करते हैं? सर जी ये पहला क्लास है। पहली क्लास में मीट पर सर सर मीट टीचर जो है ना सर वो गूगल क्लासरूम यूज करते हैं। गूगल क्लासरूम। यस सर मीट। सर वहाँ पर सर गूगल का ऑप्शन है। सर सिर्फ आप और माजिद सब जूम यूज करते हैं, बाकी सब नेट यूज करते हैं। अच्छा, वैसे कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सर अगर मीट। मैं आपसे पूछूं सर मीट बहुत अच्छे है। सर मीट। मीट में क्या सर मीट में क्या सर बात है? सर मीट सर मीट की रिकॉर्डिंग भी इजी होती है और स्मूथ होता है, और इसका सर टाइम लिमिट नहीं होती। हाँ, टाइम लिमिट मुझे तो सिर्फ ये एक इसका फायदा लगता है जिसकी इसमें टाइम लिमिट का नहीं है कुछ। बाकी नो सर। जूम के मुकाबले में सर मुझे इसलिए नहीं लगता सर क्योंकि अगर इसमें आप देख सकते हैं ना, हर एक बंदा अगर उसमें आपको जिसको मौका दिया जाता है सिर्फ वही बोल सकता है। सर मीट में ये है कि क्लास टाइमिंग भी हमें अक्सर कम होती है। जब सर हम रिकॉर्डिंग को सुनते हैं वो तारिकुल्लाह जॉन सर की क्लास को, तो सर वैसे अगर वो 3 घंटे की क्लास लेता है तो यहाँ पर सर फिर टाइम कंजम्पशन कम होता है उसका। मतलब कि वो 3 घंटे की क्लास को 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, सर ये आप वो यूज कर सकते हैं जब आप पेज पर लिखाई करते हैं। जी सर पेज पर लिखाई करना मीट पर आप यूज कर सकते हैं, यानी वो सिर्फ नहीं ना, Zoom पर मीट use- में वो नहीं है, मीट में वो फिर नहीं है। सर ये उसमें तो वो मतलब आपके पास एक पेज है ना, वो अगर आप मिरर के सामने रखेंगे, आईना के सामने, तो उसमें जो आपको जिस तरह इमेज लगता है ना, तो ये आपको उसी तरह दिखाएगा। तो वो सर एक प्लस पॉइंट है सर कि इसकी वजह से सर टीचर ने पहले से ही लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ होता है, तो सर वो हमें सर स्लाइड दिखाते हैं या फिर और अगर उसमें कोई एक्सप्लेनेशन हो तो सर फिर वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। सर तो जिस आप क्या तरह आप कहते वो पेज पर करते हैं वो अच्छा है, वो स्लाइड बना के फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं वो हम नोट नहीं कर सकते उसके साथ साथ। सर उसके लिए जेमबोर्ड बनाओ, जेमबोर्ड पे लिखाई हो सकती है सर। सर हैं? उस तरह में समझ नहीं आती जिस तरह आप जूम पे करते हैं जेमबोर्ड सर, उस सर तरह बेस्ट है सर। ओके। यस सर, तो जूम वाला मुझे भी बेस्ट। जो हाँ पेजेस पे जो मैं लिखता हूँ ना, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाता है, आप जल्दी लिख लेते हैं। यस और सर यस। सर जी हम जो हाँ ये हम सर जी ये सही है सर सर, सर जी आपको हम भी अच्छा पिक नहीं लगता है, करते। हमें भी सर अच्छा लगता है सर। ओके, चलिए, आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छी बात है। सर زوم ټولنه بهترین دی ځکه چې هغه ویډیوګانې خو په صحیح طریقه ډاونلوډ کیږي د نورو ټیچرانو ویډیوګانې زموږ سره نه ډاونلوډ کیږي سر جی زوم صحیح دی अच्छा वजन डाउनलोड की मड़ा खसी डाउनलोड की نه अच्छा, ډاونلوډ मैंने کیږي आप یار लोगों مونږ के ډېر ټرای साथ وکړه लिंक शेयर कर दिया है अटेंडेंस का चैट में, आप चैट में जाके चेक कर लें। आ, सर जी मेरा क्वेश्चन है एक सर। जी सर जी हम जिस सर जी जो मतलब सर जी लेक्चर देते हैं ना, अगर सर जी उसकी जगह आप मतलब लेक्चर देते फिर अच्छा होगा सर जी, क्योंकि सर जी उसका लेक्चर सर जी हम पिकनिक कर सकते मतलब हमसे सर जी हम लिखाई भी करते हैं सर जी और समझना भी पड़ता है, तो सर जी हमसे हम उसको पिकनिक कर सकते हैं। तो पिक करने की कोशिश किया करें ना यार। सर जी हम पिक करने की कोशिश करते हैं ना सर जी, इधर लिखाई भी करना पड़ता है ना सर जी, फिर पिक करना सर जी मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो हम दोनों ही करवा रहे हैं, कुछ टॉपिक सर आप करवाएंगे, कुछ टॉपिक्स मैं करवाऊंगा। तो अभी तो ऐसा ही है कि आप दोनों को साथ लेके चलना होगा। फाइनल चलिए, ट्रॉफी आप ऑनलाइन होगा सर। अटेंडेंस लगा लें, अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं लगा ली वो अटेंडेंस लगा लें। सर वो अटेंडेंस पे मुझे गलती से नाम स्पेलिंग गलत हो गया, दोबारा लगा फिर। दोबारा आप नहीं लगा सकते, दोबारा ओपन हो रहा है, चेक करें, दोबारा ओपन नहीं होगा। सर जी
इसका बड़ा नुकसान ये है, देखो अब माइक की आवाज़ ऐसे वैसे जा रही है, हर कोई बोल रहा है, एक एक नहीं बोलता, ये बड़ा नुकसान है। बाकी रिकॉर्डिंग की यस, नहीं इसमें भी यार ये है सबसे पहले तो काशिफ आप अपनी माइक ऑफ कर लो ना। माइक यहाँ से माइक आप सबके ऑफ कर सकते हैं, लाइक आमिर आमिर अली का माइक ऑन है तो मैं ये ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। तो आप लोग जरा अपनी माइक ऑफ ऑन ना किया करें, ऑफ रखने दें ताकि आपको सिर्फ जो जिनका कोई क्वेश्चन हो सिर्फ वो माइक ऑन किया करें। ओके, so let me stop this presentation. सर जी अटेंडेंस लिंक नहीं है, मैंने चैट में शेयर कर दी है, यहाँ नहीं है सर। दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ, दोबारा मैंने शेयर कर दिया। थैंक्स। Okay. So let me present. Okay. अच्छा जनाब, so let us implement that equation. आपको ये जो MATLAB स्क्रीन है ये दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो या अगर आपको इक्वेशन अगर आपने लिखा हो उस इक्वेशन को अगर आप देखें और यहाँ पर मैं उस इक्वेशन को जरा सिमुलेट करता हूँ। लेट मी टेक टाइम, मैं टाइम जो है उसको t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं लाइन स्पेस से डिफाइन करना चाह रहा हूँ और लेट से मैं ये 0 से 1 सेकंड तक डिफाइन करना चाहता हूँ और इसमें मैं 1000 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। So t is from 0, t will start from 0, it will go up to 1 second और 0 से 1 तक कितने सैंपल्स होंगे? 1000 सैंपल्स होंगे। अच्छा, ये जो पीक एम्पलीट्यूड a है, लेट मी कीप दिस पीक एम्पलीट्यूड टू बी 10। पीक एम्पलीट्यूड अब कितना होगा? 10 होगा। अच्छा, मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को मैं रख देता हूँ 3, तो 3 साइकिल्स पर सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए मैं इसको सिमुलेट करना चाह रहा हूँ 0 से 1 सेकंड तक और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3। तो 3 साइकिल्स मुझे दिखाई देंगे जब मैं इसको प्लॉट करूँगा। So लेट्स से ये रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज का है और मैं उसको मैं इनिशियली 0 करता हूँ और इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई विल बी यूजिंग फॉर लूप। दिस I will be representing the number of terms and you can see that there are only odd terms. So अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करूँ, जो टर्म्स अगर आप उस इक्वेशन में देखें फर्स्ट हार्मोनिक से स्टार्टेड है, ठीक है, और कितना रनर में कितने स्टेप्स हैं? 2 का स्टेप है। पहले 1 है, फर्स्ट हार्मोनिक है, फिर थर्ड हार्मोनिक है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक है, फिर सेवंथ हार्मोनिक है, ठीक है। सो देयर इज ए स्टेप साइज ऑफ 2 और लेट्स से मैं जो एंडिंग पॉइंट है वो मैं 10 रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इक्वेशन उसी इक्वेशन को लिख देता हूँ v is equal to 4 times a 4 times a divided by pi। अच्छा, किसका माइक ऑन है? आप अपना माइक जरा ऑफ कर दें। ओके, गुड। सो 4a डिवाइड बाय पाई और आप इस इक्वेशन में आपने देखा है कि 1 है, पहले जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसका कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड हार्मोनिक का 1/3 है, फिर जो फिफ्थ हार्मोनिक है उसका 1/5 है, सेवंथ हार्मोनिक का 1/7 है। सो मैं उसको ले रहा हूँ क्योंकि ये आई है, आई चेंज हो रहा है, आई इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हार्मोनिक, सो मैं उसको लिख रहा हूँ 1 डिवाइड बाय आई, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में मैं लिख लेता हूँ साइन साइन थीटा इज ओमेगा टी या 2 पाई एफ टी और
उस इक्वेशन में आप अंदर देख सकते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक में थीटा है सिर्फ, फिर थर्ड हार्मोनिक में 3 थीटा है, फिफ्थ हार्मोनिक में 5 थीटा है। सो इट मींस के इसके अंदर इसमें आई मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई कभी 1 होगा, कभी 3 होगा, कभी 5 होगा, इस तरह। अगर मैं फर्स्ट 4 हार्मोनिक को प्लॉट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट थर्ड तो ये 7 तक जाएगा, तो ये 1 से 7 तक जाएगा विद स्टेप साइज ऑफ 2। लेट मी प्लॉट t, v। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो have it। यहाँ पर मैंने इसके साथ ये भी लिखना है v इक्वल टू v प्लस, ये मैंने ऐड करते जाना है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं यहाँ पर इसको रन करूँ, देन यू कैन सी जो हमने 4 टर्म्स कंसिडर किए थे वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, आपको ये फिगर दिख रहा है? नो सर। नो सर। ओके, फिगर नहीं दिख रहा आपको? ओके, इट मींस कि आई हैव टू शेयर I have to present entire screen. Okay. अब दिख रहे हैं? यस सर। सो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था पावर पॉइंट में, जो फर्स्ट ये जो फिगर है और यहाँ पर मैटलैब में जो फिगर है, दोनों क्या है, सेम है कि नहीं? यस सर, सेम है। यस यस सर। Why? Because I had considered only 4 terms, और वहाँ पर भी 4 terms कंसिडर हुए थे। अगर मैं लेट्स से 20 तक जाऊँ, अब देखते हैं कि क्या, अब तकरीबन स्क्वायर वेव के करीब ये होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं टर्म बढ़ाता जा रहा हूँ। लेट मी मेक नंबर ऑफ टर्म्स अप टू 50। सो यू कैन सी ये अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स दैट स्क्वायर वेव। अगर मैं ये नंबर ऑफ टर्म्स 1000 कर दूं, 1000 तक अगर मैं जाऊं, तो अब ये स्क्वायर वेव तकरीबन बन गया है। लेट मी मेक इट 10,000। सो ये ऑलमोस्ट अब एक वही स्क्वायर वेव है जो कि आपको दिया गया था। तो इट मीन्स कि फोरियर सीरीज में आप जितने टर्म्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। So Fourier series can be used to represent any function, but provided that given function is periodic, and it also satisfies some other conditions which we will discuss, which we will study inshallah in theory class. So जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको जो भी फंक्शन दिया गया हो, आप उसको इस तरह in terms of साइनोसाइडल टर्म्स लिख सकते हैं। फंक्शन जो दिया गया है वो नॉन साइनोसाइडल है, स्क्वायर वेव इज नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म, लेकिन आप उसको किस तरह लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ साइनोसाइडल टर्म्स। आप लातादाद साइन टर्म्स, कॉस टर्म्स को मिला के एक नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म बना रहे हैं। तो साइनोसाइडल टर्म्स मिलके आपको एक नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म दे रहे हैं। सो इट मींस कि हर एक नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म में हमारे पास साइनोसाइडल टर्म्स होते हैं। ठीक है, सो इट मींस कि every non-sinusoidal waveform
can be represented by a number of sinusoidal terms. So ये फोरियर ये कहना चाहता था कि आपको जो भी फंक्शन दिया गया हो उसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज आपने जब आपने सर्कल एनालिसिस आप सर्कट 1 पढ़ रहे थे तो उसमें आपको जो ऐसी एनालिसिस जब आप करते थे ऐसी सर्कट्स में, उसमें आपको मोस्टली साइन वेव फॉर्म दी जाती थी, साइन वेव फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको सोर्स कोई ऐसा सोर्स दिया जाए जिसका वेव फॉर्म स्क्वायर वेव हो, या एक मिनट, आई हैव टू अटेंड ए कॉल, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, सो ये पीटीसीएल वाले की तरफ से कॉल थी कि जो आपका मसला था जूम का वो उन्होंने सॉल्व कर लिया है, तो अब इंशाल्लाह जूम पे भी हम क्लास ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर हमारा नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये प्लॉट नहीं हो रहा। आप जरा कोड चेक करें कि आपने यही कोड लिखा है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं की आपने। ये सर यही लिखा है, फिर चेक करता हूँ। अच्छा, इस लैब में हम क्या करेंगे, हम हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया है, डायोड यूज करके हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया हुआ है। तो आउटपुट पर हमें हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल मिलेगा जो कि नॉन साइनोसाइडल है। हम उस नॉन साइनोसाइडल जो वेव फॉर्म है हम उसका फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे, और जब हम फोरियर सीरीज फाइंड कर लेते हैं फिर आखिर में हम क्या करते हैं, after finding Fourier series, like this is the Fourier series, you can see 4a divided by pi sin theta and so on। हम फिर इसको प्लॉट भी करते हैं। Fourier series को हम कैसे प्लॉट करेंगे ये भी हम देखेंगे किस तरह आपका अब इसका मकसद क्या है Fourier series का, इट कन्वर्ट्स टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। सो प्लॉट जो हम आखिर में बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा। तो आपको सिग्नल दिया गया है वो टाइम डोमेन में है, लेकिन आप आउटपुट सिग्नल जो है उसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज है। थ्योरेटिकली उसमें इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसमें देख सकते हैं कि कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ज्यादा आपके सिग्नल को इफेक्ट कर रहे हैं। जी, जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि ये प्लॉट नहीं हो रहा, अब प्लॉट हो रहा है कि नहीं? ये सर हो रहे, अब हो रहे। ओके, गुड। अच्छा, सो कैन वी शिफ्ट टुवर्ड सिमुलिंक? सिमुलिंक में अब मैं जा रहा हूँ, और जो सर्किट हमने देखा था वो हम वहाँ जाके सिमुलेट करेंगे वो सर्किट।
Um, okay, so let me open this blank model. MATLAB जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इसमें टाइम लगता है। आप ओपन कर लें तो फिर एक दफ़ा आपके रैम में आ जाए, then it takes this time. Okay, so we will be implementing that half-wave rectified circuit. So what we need an AC voltage source, एक डायोड चाहिए हमें, एक रेजिस्टर चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ लाइब्रेरी ब्राउज़र में मिल सकती है। If you go to Simscape, अगर आप Simscape में जाएं, यहाँ से अगर आप पावर सिस्टम्स में जाएं और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में जाएं, फिर फंडामेंटल ब्लॉक्स, यहाँ से आप पावर GUI उठा सकते हैं। If you go to electrical sources, यहाँ से आपने क्या उठाना है, AC वोल्टेज सोर्स आपने उठाना है। यहाँ से एलिमेंट्स में जाए, एलिमेंट्स से आपने ग्राउंड उठाना है और ग्राउंड के साथ सीरीज RLC ब्रांच आपको चाहिए, ठीक है। साथ में मेजरमेंट के लिए यू नीड वोल्टेज मेजरमेंट, दिस इज वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है। और अगर आपने डेटा वर्क स्पेस की तरफ भेजना है, देन आपको 2 वर्क स्पेस वाला ब्लॉक चाहिए, सिम आउट 2 वर्क स्पेस, ये आपने ऐड करना है, ठीक है। और सिमुलिंक में फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए आपको एक ब्लॉक चाहिए जिसका नाम है फोरियर। आप सिंपली लिखें फोरियर। सो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो फोरियर के नाम से ये ब्लॉक है, सो आप ये ब्लॉक ऐड करें। अच्छा, फोरियर सीरीज की ये जो डिफरेंट टर्म्स है, ये डिस्प्ले करने के लिए यू नीड अ डिस्प्ले, सो यूज डिस्प्ले। आप डिस्प्ले टाइप करेंगे यहाँ पर सर्च में, तो आपको यहाँ डिस्प्ले के नाम से एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ऐड करें अपने मॉडल में। और सर्किट आपने सर्किट बनाना है बाय कनेक्टिंग दीज डिफरेंट एलिमेंट्स।
ओके, एक और चीज़ भी आपको चाहिए, जिसको हमने रजिस्टर बनाना है, तो इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ से ब्रांच टाइप चूज करें आर और इसकी वैल्यू कर दे 100, ठीक है। सो इसको मैं रिनेम कर देता हूँ आर इक्वल टू 100 ओहम। ये जो एसी वोल्टेज सोर्स है, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे यू कैन सी स्पीक एम्पलीट्यूड इज 100 और इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 60। तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका मैं नाम कर देता हूँ VS। अच्छा, अब एक चीज़ मिसिंग है इसमें, डायोड। तो अगर आप उसी तरह जाएं सिमस्केप। सर जी एम्पलीट्यूड कितना लेना है? अब एज इट इज रखने दे, वोल्टेज सोर्स की जो अंदर वैल्यूज है वो वही रहने दे, 100 और 60 हर्ट्ज। अच्छा, अगर आप सिमस्केप में जाएं, पावर सिस्टम, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ब्लॉक्स। अब फंडामेंटल ब्लॉक्स में ये इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से भी आपने सोर्स उठा दिया था, और एलिमेंट्स से आपने ग्राउंड वगैरह उठाया था, मेजरमेंट से भी आपने कुछ चीज़ें उठाई थी। नेक्स्ट इसके बाद है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, सो यहाँ से आप यहाँ पर आपने डायोड ढूंढना है। सो दिस इज द डायोड जो कि आप यूज कर सकते हैं। यू हैव टू यूज दिस डायोड इन योर मॉडल। तो ये डायोड है जो मैं यूज करना चाहता हूँ। अच्छा, इस डायोड में आप देख सकते हैं कि ये डायोड है और साथ में एक स्नबर सर्किट भी लगा हुआ है, ठीक है। पैरेलल में डायोड के स्नबर सर्किट लगा हुआ है। सो प्रैक्टिकली डायोड के साथ पैरेलल में स्नबर सर्किट भी होता है। अगर आप स्नबर सर्किट नहीं चाहते तो आप इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपको स्नबर सर्किट की डिफिनेशन भी मिल जाएगी कि इट इम्प्लीमेंट्स अ डायोड इन पैरेलल विद अ सीरीज आरसी स्नबर। सो इस डायोड के साथ पैरेलल में आप एक आरसी सीरीज सर्किट लगाते हैं, जिसको हम आरसी स्नबर सर्किट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायोड के डिफरेंट पैरामीटर्स है। जब डायोड ऑन होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो ये बहुत कम होती है, तो इन्होंने कम ही रखी है। फॉरवर्ड वोल्टेज इन्होंने 0.8 रखा हुआ है, यूजुअली 0.8 0.7 वोल्ट ही होता है। अच्छा, स्नबर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 500 ओहम, और स्नबर कैपेसिटेंस की वैल्यू है 250 नैनोफैराड। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो कैपेसिटेंस को आप 0 कर दें, और स्नबर रेजिस्टेंस को अगर आप इन्फिनिटी कर दें, INF अगर आप टाइप करें, INF इन्फिनिटी, देन यू कैन सी अब यहाँ पर जो पैरेलल में स्नबर था वो रिमूव हो गया है। अच्छा, तो ये कैथोड है, C लिखा हुआ है, और ये कैथोड के सामने K लिखा हुआ है, तो इसको आप कनेक्ट कर दें अपने एलिमेंट्स के साथ। सर जी, कैपेसिटी जरा दोबारा बता प्लीज सर। डायोड का, डायोड में मैंने सिर्फ ये स्नबर रेजिस्टेंस क्या कर दिया है, इन्फिनिटी कर दिया है, और स्नबर कैपेसिटेंस मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, बिकॉज आई नीड टू सिमुलेट एन आइडियल डायोड। मैं एक आइडियल डायोड सिमुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें मैंने चेंज नहीं की। अच्छा, अगर मैं इस रेजिस्टर की क्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ तो ये मैं वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में लगाऊंगा। जो फोरियर है ये आप इसके साथ लगा लें, और फोरियर की यू कैन सी देयर आर 2 आउटपुट्स, एक है मैग्नीट्यूड, और अगर आप इसी डिस्प्ले को कॉपी करें तो दूसरा इसका आउटपुट है एंगल। तो एक है मैग्नीट्यूड और एक एंगल। ये मैग्नीट्यूड बेसिकली वो C वैल्यूज है, C0, Cn, ये वैल्यूज है, और एंगल ये फाई जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। और आप यहाँ देखें, आपको C0 चाहिए, Cn चाहिए और फाइन चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। फोरियर का एक आउटपुट है मैग्नीट्यूड और दूसरा एंगल, ठीक है। डिस्प्ले का साइज मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं इसको रन कर बहुत कम टाइम के लिए मैं रन करना चाहता हूँ, 0.1 के लिए, 0.1 सेकंड्स के लिए। अगर आप इस फोरियर पर क्लिक करें
इसमें भी अंदर आपने सेटिंग्स करनी है। यू कैन सी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज 60 हर्ट्ज रखा हुआ है जो कि सही है। अब आप कौन सा हार्मोनिक चाहते हैं? यू कैन सी यहाँ पर दिया हुआ है कि 0, अगर आप 0 एंड 0 रखेंगे तो डीसी कंपोनेंट आपको देगा, अगर आप ये 1 रखेंगे तो फंडामेंटल देगा, अगर आप ये एन रखेंगे तो ये आपको एंथ हार्मोनिक देगा। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये मुझे क्या देगा आउटपुट पर? ये मुझे आउटपुट पर सॉरी डीसी कंपोनेंट देगा। सो लेट मी रन इट। अगर मैं इसको रन करूं अच्छा, बाज लोगों के पास ये मसला आ रहा होगा कि जो जब वो रन करते हैं सर्किट को तो पावर जो यूआई के अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। किसी के पास इशू आ रहा है? यस सर, मेरे पास आ रहा है सर। अच्छा, वो ऐसा सर थोड़ा वेट करें, हम सर्किट बनाते हैं। जिनके पास इशू आ रहे हैं ना, वो ऐसा करे कि अपने मॉडल को सेव किया करें, पहले किसी नाम से सेव किया करें। वो नाम इस तरह होना चाहिए कि उसमें आपने स्पेस नहीं देना, ठीक है? सेव करने के बाद जब आप रन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि एक क्रैक्ड वर्जन है, बाज़ लोगों के पास कोई इशू आता है, बाज़ लोगों के पास कोई इशू आता है। तो इसमें आप ये ज़रा करें कि सेव करें पहले। जहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जब आप सेव करने के बाद रन करेंगे तो फिर ये इशू नहीं आएगा। ओके सर। अच्छा, सो मैंने इसको रन किया, इसने मुझे डीसी कंपोनेंट की वैल्यू क्या बताई है 31 और एंगल क्या है 90। तो sin 90 इज 1, sin 90 इज 1, सो इट मींस के जो डीसी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 31। अगर आप फोरियर पर डबल क्लिक करें और इसको मैं अगर 1 कर दूं तो ये आप मुझे फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू बताएगा या फंडामेंटल कंपोनेंट की वैल्यू बताएगा। तो यू कैन सी फंडामेंटल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है 49.49 और एंगल क्या है -7 पॉइंट समथिंग। अगर आप सेकंड हार्मोनिक चाहते हैं तो अगेन फोरियर पे डबल क्लिक करें, यहाँ पर चूज करें 2, ओके करें और अगेन रन करें। सो ये अब आपको सेकंड हार्मोनिक देगा। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। अच्छा, मैं अब जरा ऐसा करता हूँ, मैं इसके साथ एक ट्रिक करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट 10 हार्मोनिक्स यहाँ पर नजर आए, ठीक है? along with DC component I need 10 harmonics to be shown here। मैं सब यहाँ शो करना चाहता हूँ। इसके साथ आपने एक ट्रिक करना है। वो ट्रिक ये है कि आपने जाना है मैटलैब की तरफ, यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, लेट्स से n। मैं n डिफाइन कर रहा हूँ 0 से 10 तक, ठीक है? मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, it starts from 0 and goes up to 10। so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? so 10 वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया है n 0 से 10 तक, 0 से 10 तक की बन गए। अब मैं सिमुलिंक में जाऊंगा और फोरियर पे अगर आप डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप हार्मोनिक में नंबर दिया करते थे, कभी 0 कभी 1 कभी 2 इस तरह। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ n और देखते हैं कि अब ये क्या करता है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे 0 से 10 तक सब वैल्यूज मुझे दिखाएगा। तो ये डीसी कंपोनेंट है, ये बेसिकली C0 है। C0 ये क्या है? C1 ये क्या है? C2 C3 C4 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो मैंने दिखाया है ये आपको समझ आ गई किस तरह करना है? ये कोड कहाँ पे लिखना है सर? इसको जरा रिपीट कर सर प्लीज। सर ये फोरियर का फ्रीक्वेंसी किस तरह कितना रखेंगे? एक मिनट, कमांड विंडो में आपने जाना है। कमांड विंडो यहाँ पर आपने डिफाइन करना है n 0 से 10 तक।
इसके बाद आप वापस आएंगे सिमुलिंक में और फोरियर पर डबल क्लिक करेंगे और हार्मोनिक में क्या देंगे n। तब n एक वैल्यू नहीं है बल्कि n इज ए वेक्टर, तो n 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, इस तरह 10 तक ये जाएगा। तो अब जब आप रन करेंगे तो ये सब वैल्यूज के लिए ये रन होगा और आपको ये दिखा देगा। जी नेक्स्ट क्या है किसी का क्वेश्चन? जी कर लिया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने सर ये सर्किट बनाना क्या नहीं है, जी वो रिकॉर्डिंग से देख के कर लेंगे सर। यस सर, हो गया हो हम गया। पीछे अच्छा पीछे ये देख समझ आ गई ना आप लोगों की मैं बताना समझ आ चाह गई। रहा हूँ, समझ आ गई? तो नेक्स्ट ये मैं सर अब इनको प्लॉट करना चाहता हूँ, प्लॉट। तो प्लॉट में करूँगा मैटलैब में। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ मैं ये डेटा प्लॉट करना चाहता हूँ। पहले मैंने इस डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। मेरे पास n भी है और अब मैं इसको स्टोर करना चाह रहा हूँ v में या a में। जैसे एक वेरिएबल a में बना रहा हूँ, उसमें मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 31.43, तो 31.43। तो इस पे सेकंड वैल्यू क्या है? 49.49, 21.22, 0.17। ये आप जरा चेक कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो आप मुझे बता दीजिए। 4.245, 0.1013, 1.822, 0.07359, 1.015, 0.06478 and 0.6369। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई? आप लोग वेरीफाई किया है किसी ने? यस सर सर, गलती नहीं है। नहीं हुई है सर। ओके, सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं a और n को प्लॉट करूंगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर सिंपल प्लॉट कमांड यूज करेंगे इट विल नॉट वर्क। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह प्लॉट करते हैं, कि आपने प्लॉट किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, हम फोरियर सीरीज प्लॉट किस तरह करते हैं ये जरा मैं बता देता हूँ। फोरियर सीरीज में हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेते हैं इस तरह n, और वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं एम्पलीट्यूड्स। जब आप फोरियर सीरीज फाइंड कर लें तो उसके बाद हम किस तरह प्लॉट करते हैं? इस तरह प्लॉट करते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या लेते हैं n, और वर्टिकल एक्सिस पर हम एम्पलीट्यूड लेते हैं। तो जो आपके पास 0 पर जब n 0 हो, तो ये कौन बोल रहा है यार? आप जरा अपना माइक ऑफ करें। ओके, अब्दुल्ला आपका पता नंबर में से सही था। या क्लास भी ले रहा है और किसी के साथ जगह भी है। ओके, सो 0 पर ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? जो मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ फोरियर सीरीज इसके लिए नहीं है, बल्कि इससे पहले जो हमने इट इज फॉर हाफ वेव rectifiers, is for half wave rectifier।
वहां पर अगर आप इसको प्लॉट करेंगे सो 0 पर जो डिजिट टर्म था उसकी वैल्यू 31 आ रही थी। सो यहाँ पर कई वैल्यू इस तरह आपको एक लाइन नजर आना चाहिए 0 पर और उसकी वैल्यू क्या होगी 31 पॉइंट समथिंग। फिर जो फर्स्ट हार्मोनिक है 1 वहाँ पर वैल्यू थी 49। सो इस तरह एक लाइन नजर आना चाहिए 49 पॉइंट समथिंग। फिर जो सेकंड हार्मोनिक है 2 उस पर वैल्यू क्या होनी चाहिए 21 पॉइंट समथिंग 21.2। इस तरह 3 पर जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन। इस तरह का प्लॉट मुझे चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्लॉट कमांड यूज करेंगे प्लॉट n, a तो ये आपको उस तरह का प्लॉट नहीं देगा जिस तरह आप चाहते हैं। ठीक है, अगर आप फॉरियर सीरीज को प्लॉट करना चाहते हैं फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कमांड stem इंस्टेड ऑफ प्लॉट यूज stem n, a। तो ये अब आपको वही प्लॉट शो करेगा जो कि आप देखना चाहते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि जब 0 हो n तो वहां पर वैल्यू क्या है 31 पॉइंट समथिंग, जब 1 हो तो वैल्यू 49 पॉइंट समथिंग है, जब 2 हो देन 22 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन। सो यू कैन सी कि जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जो एम्पलीट्यूड्स है वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, स्टेम कमांड के साथ साथ अगेन यू कैन यूज लेबल। आप एक्स लेबल भी लगा सकते हैं, उसके साथ वाई लेबल भी लगा सकते हैं। यू कैन आल्सो इंक्रीज द लाइन विड्थ ऑफ दिस लाइंस। आप इनका लाइन विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं। यू कैन आल्सो गिव टाइटल टू दिस फिगर। जिस तरह आप प्लॉट कमांड के साथ लेबल्स यूज किया करते थे, टाइटल यूज किया करते थे, यहाँ पर भी आप इसी तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लैब है। ठीक है, मैं आप कुछ और चीज़ें करवाने जा रहा हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, जो कि आपके लैब का पार्ट नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ये 2 वर्क स्पेस वाला ब्लॉग लगा रहा हूँ। यहाँ पर वोल्टेज मेजरमेंट के बाद अगर आप इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ VR और यहाँ पर मैं जो सैंपल टाइम है वो मैं रख देता हूँ 0.1 डिवाइड बाय 1,999। ठीक है, ताकि ये डेटा कहाँ जाए वर्क स्पेस की तरफ चला जाए। अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। अब जब मैं जाऊँगा यहाँ पर तो यहाँ पर VR के नाम से एक वेरिएबल बन गया है VR, इसमें टाइम भी है और डेटा भी है। लेट मी सेपरेट ऑल दीज थिंग्स VR डॉट टाइम और जो V है उसमें मैं स्टोर करने जा रहा हूँ VR डॉट डेटा। ठीक है, अब मैं एप्स में जा रहा हूँ कर्व फिटिंग टूल। यू नो हाउ टू यूज कर्व फिटिंग टूल? ये आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। यहाँ पर एक्स डेटा में मैं चूज करूंगा T और वाई डेटा में मैं चूज करूंगा V। and we have to wait for the response। क्या आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक डॉट्स है दिस इज द डेटा विच यू हैव गिवन। तो ये बेसिकली आउटपुट वेवफॉर्म है जो कि हाफ वेव रेक्टिफाइड वर्जन है इनपुट सिग्नल का। और जो ब्लू लाइन है ये हमें मैटलैब बता रहा है कि अगर आप ये इक्वेशन यूज करना चाहते हैं देन इट इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। लेकिन ये मुझे पता है कि ये पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो मैं अगर पोलिनोमियल की जगह यूज करूँ सम ऑफ साइन और सम ऑफ साइन में अगर आप एक टर्म रखेंगे तो अगेन इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग योर डेटा करेक्टली। सो इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा करते जाएं तो यू कैन सी अब थोड़ा बहुत ये इसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। अगेन इफ यू इंक्रीज अप टू 8 तो अब आप कितने टर्म्स ले रहे हैं 8 टर्म्स ले रहे हैं। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है इट इज ऑलमोस्ट ओवरलैप
it has almost overlapped with that black dots. Okay? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ साइन टर्म्स हैं, तो आपको A1 चाहिए, C1 चाहिए, तो वो आपको यहाँ से ये वैल्यूज मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी है फोरियर सीरीज के नाम से, अगर आप फोरियर सीरीज में जाके देखेंगे, और अगेन इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्म्स, मैं 8 टर्म्स कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आपको फोरियर सीरीज के फॉर्म में मिल रहा है। इसमें कांस्टेंट टर्म्स भी है, यू हैव सम कॉस टर्म्स, साइन टर्म्स। तो ये वो फर्स्ट फोरियर सीरीज है जो हमने अभी देखा था अपने प्रेजेंटेशन में। इसमें आपके पास कॉस टर्म्स भी है, साइन टर्म्स भी है, और ये उनकी कोएफिशिएंट्स है। यू कैन सी जो डीसी कंपोनेंट है इट इज 31.43 और जो D1 है इट इज 49.49 सो ऑन। सो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं, इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज। एनी कंफ्यूजन? जी क्लियरिटी? ये सर्किट में मैंने सिग्नल फॉर्म नहीं किया, उससे सर्किट में क्या नहीं किया आपने? सर्किट मैंने बनाया, मतलब जो सेटिंग सर आप क्या चीज आपकी आवाज से मैं रिकॉर्डिंग सर देख ली। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, सो हम इसके बाद अभी तकरीबन आधा घंटा हमारा जो थ्योरी का है वो हमें अभी लेना है, 2 न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। तो जूम का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। वी विल स्टार्ट एट 11:50 पे हम स्टार्ट कर लेंगे, और 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट 11 फिर अभी सर जी लेफ्ट टास्क में टू वर्क स्पेस नहीं डालना ना? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, ब्रेक ले लें 11:50 पे इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह 12:15 तक 12:20 तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जूम का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जी हेलो सर, ये अटेंडेंस लिंक शेयर करें ना? अटेंडेंस तो हमने ले ली थी वो पहले। नहीं सर, वो तो थ्योरी की नहीं थी, वो पहले नहीं, बस वो दोनों की थी। फिर तो सही है। थैंक यू सर। हेलो सर। जी हेलो सर। जी फाद सर, वो पिछली लैब में सर सबमिट ना कर सका सर, वो वीक हमारी ऑफ थी, तो अगर उसको सर अगर इस लैब के साथ में सबमिट कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, आप हर एक लैब अलग अलग से सबमिट करना है। ठीक है, तो आप सबमिट करते सिंपली उसके साथ सिर्फ लिखा हुआ होगा लेट सबमिशन लिखा होगा। ठीक है, सबमिट हो जाएगा, लेकिन लेट लिखा होगा। ठीक है सर। मैंने जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मैंने अपना लैब सबमिट किया था सेकंड वाला, वो फिर उसके बाद टाइम में सबमिट किया था, उसके गलती से अनसबमिट हो गया, दोबारा किया वो डन लेट हो गया। आपने सबमिट किया होगा, लेट सबमिट किया होगा ना। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, गूगल से आप कैसे कह सकते हैं गूगल है ना सर, मैंने पहले टाइम में किया था, उसके बाद गलती से अनसबमिट पे क्लिक हो गया था, फिर अनसबमिट हो गया, दोबारा सबमिट करना। अब ये आपकी गलती है ना कि आपने अनसबमिट कर दिया है, तो अब क्या करें उसके साथ? कह रहे हैं वो इतना इशू नहीं है, आपने सबमिट दोबारा कर दिया है ना? यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए आप सब मीटिंग लीव कर लें, सारे लीव कर लें मीटिंग जल्दी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।